हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी के उन प्रश्नों के बारे में जो कि यूपी टेट एग्जाम 2011 से 2022 तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको पता हो तो एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, उसमें बात की थी आपसे 30 क्वेश्चन के बारे में। और आज हम उससे आगे वाला पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा, यानी 31 क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इनकी जो रचना है इसका सही अनुक्रम क्या है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। और अगर आपसे पूछे कि इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति हो जाएगी मधुशाला। और इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ, 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ या फिर इसको प्रकाशित किया। और सेकेंड वाली जो हमारी सेकेंड वाली है मधुबाला, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ सन 1936 ईस्वी में। और मधुकलश का प्रकाशन कब हुआ, तो मधुकलश का प्रकाशन हुआ 1937 ईस्वी में। बाकी जो निशा निमंत्रण है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ 1938 ईस्वी में। और यहाँ प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। नेक्स्ट है तुलसीदास के रचनाकार है। यहाँ पे पूछा गया है तुलसीदास के रचनाकार कौन है, तो कौन है, महादेवी वर्मा है, केशव दास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या डॉक्टर रामविलास शर्मा है। तो तुलसीदास के रचनाकार होंगे हमारे ऑप्शन नंबर तीसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनकी और भी रचनाएं हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनकी और रचनाएं क्या क्या है, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और शांति काकली। और जो हमारी तुलसीदास है, जो इनकी तुलसीदास जो रचना है इसको इन्होंने कब लिखा या फिर कब इसकी रचना की, तो ये सन 1938 ईस्वी में इसकी रचना की तुलसीदास की। नेक्स्ट है हमारा अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। यहाँ पे पूछा गया है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषमा वैदी, उषा प्रियमवदा। तो अन्य से अनन्या आत्मकथा हो जाएगी हमारी प्रभा खेतान जी की। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। और इस आत्मकथा में इन्होंने क्या क्या किया, तो इस आत्मकथा में इन्होंने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। क्या किया, अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट है हमारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। यहाँ पे पूछा गया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, कबीरदास जी का, दादू का, नानक का या रैदास जी का। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यहाँ वाक्य हो जाएगा हमारा रैदास जी का। किसका हो जाएगा, रैदास जी का। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे पूछा गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको तद्भव शब्द को अलग करना है। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, त्रिकुटी, खेत, प्रभु या नाथ। तो इनमें से हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा खेत। और अगर खेत का तत्सम पूछे तो खेत का तत्सम होगा क्षेत्र। बाकी 3 जो ऑप्शन है हमारे त्रिकुटी, प्रभु, नाथ, ये तीनों क्या है, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है इंगा का उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पे पूछा गया है इंगा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य, कंठस्थ, नासिक्य या कंठ तालव्य। तो इंगा का जो उच्चारण स्थान है वहाँ कहाँ से होता है, नासिक से होता है। आपको याद हो तो ये जो पंचमाक्षर होते हैं उसका प्रथम अक्षर है नड़म। पंचमाक्षर यानी नड़म, इंगा, या, अणा, ना और मा। नेक्स्ट है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे पूछा गया है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल में हमारा विशेषण हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं, तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है समास का विलोम क्या है। यहाँ पे समास का विलोम पूछा गया है, तो समास का विलोम क्या होगा, समस्या, सामासिक, व्यास या साहसिक। तो समास का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यास हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम होगा व्यास। नेक्स्ट है शून्य का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है, सुना, सन्न, शून्य या शून्य।
तो शून्य का तत्सम रूप हो जाएगा हमारा शून्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। क्या पूछा गया यहाँ पे? आँख की किरकिरी होना का अर्थ है क्या है? कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ हो जाएगा हमारा अप्रिय लगना, किसी भी विषय वस्तु का अप्रिय लगना। नेक्स्ट है तुलसीदास किसकी कविता है? यहाँ पे पूछा गया है कि तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंशराय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो तुलसीदास किसकी कविता है? ये कविता है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि धनकार, वही धन शकार, बहिरु धन अकार और बहिर्धनकार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बहिधन कार। और इसमें संधि अगर पूछे तो संधि कौन सी इसमें? तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है वैदेही वनवास किसकी रचना है? यहाँ पे पूछा गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह जी उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास रचना हो जाएगी हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और इसकी बोली कैसी है? तो इसकी बोली हो जाएगी हमारी, यहाँ खड़ी बोली में लिखी गई है। वैदेही वनवास रचना कौन सी बोली में लिखी गई है? यहाँ खड़ी बोली में लिखी गई है। और इस रचना में किसका वर्णन किया गया है? तो राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है 4 ऑप्शन में से। तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? पखावज, पहिया, लिखावट या मझधार। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा पहिया। बाकी 3 ऑप्शन जो है पखावज, लिखावट, मझधार, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 नवग्रह। और द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जैसे कि नवग्रह, है ना। नेक्स्ट है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी हमारी लिखी जाएगी देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नीरद। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंद्रियों को जो जीतता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दूरदर्शी, दत्त चित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। तो जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक वाक्य क्या है? यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या अश्वारोह। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा युधिष्ठिर। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यमुना। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। और इसको कब लिखा इन्होंने? तो 1810 ईस्वी में इसे लिखा। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हो जाएंगे हमारे 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और जो संज्ञा के भेद है वो कौन कौन से हैं? 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है
घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का कवि, भक्ति काल का, या रीतिकाल, या भारतेंदु काल। तो जो घनानंद है हमारे ये कवि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, रीतिकाल के कवि। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। नेक्स्ट है, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पंक्ति दे रखी है इसके रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, या राम नरेश त्रिपाठी। तो बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत जो पंक्ति है इसके लेखक या रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास का अर्थ है। यहाँ पे पूछा गया है समास का अर्थ क्या है? संक्षेप करना, विच्छेद करना, विस्तार करना, या नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ हो जाएगा हमारा संक्षेप करना। क्या हो जाएगा? समास का अर्थ संक्षेप करना। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस ये तो सबको पता ही होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर तीसरे में, मेरी गाय काली है। यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं कि काली, मेरी गाय काली है। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ हुआ है यहाँ आपसे पूछा गया है। तो क्या कौन से वाले शब्दों में किया गया है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, या रेखा चित्र। तो जो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है हमारा वो कौन से ऑप्शन में हुआ है? ऑप्शन नंबर पहले में, वाहनारूढ़। अगर इसका विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़। यहाँ पे पर का मतलब लोप हुआ है, काय का लोप हुआ है, यहाँ से पर का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है या रसों का राजा कहा जाता है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।